जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है। और आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग फिर एकत्रित हुए हैं अपना पेपर नंबर 64 लेके एफएसटी का केमिस्ट्री डिस्कशन। मैं संजीव भाटिया आज आप लोगों को डिस्कस करूँगा एफएसटी नंबर 64 और ऑफिशियली ये हमारा लास्ट पेपर है। और मेरी बहुत बहुत विशेष हैं आपको आपके नीट एग्ज़ामिनेशन के लिए। 5 मई पे जितना हम लोग ने पेपर कराया उम्मीद करता हूँ कि उसी में से मैच करते हुए क्वेश्चन आएंगे। हमारे डॉक्टर एस पी सिंह सर का एक मिशन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इसी मिशन के तहत हम लोग आगे कार्रवाई शुरू करेंगे। और हमारे पास ये पहला क्वेश्चन आ रहा है आज के टेस्ट का, विच पेयर ऑफ कंपाउंड विल प्रूव द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अगर हमें समझना है क्या होता है तो एक बात समझ लीजिए। अभी मुझे इस सारे ऑप्शन में चेक करना है, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि असल में इस तरह के लॉ में दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स का एक कंपाउंड होता है या एक से ज़्यादा कंपाउंड होता है और उसमें दो डिफरेंट एटम होते हैं और कंपाउंड के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल है कि N और O से, अगर N और O से हम लोग कोई कंपाउंड बनाएं तो आप देख सकते हैं कि N और O के मिलने से बहुत सारे कंपाउंड मिल सकते हैं। एक तो NO मिल सकता है, NO2 मिल सकता है, N2O3 मिल सकता है और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड मिल सकते हैं। तो ये जो भी कंपाउंड हमारे हैं इनमें देखिए दो ही एटम है सभी कंपाउंड में, बट फार्मूला डिफरेंट है। तो अगर ऐसा कोई हमारे पास पेयर आता है या दो से ज़्यादा कंपाउंड आते हैं जिनमें दो डिफरेंट टाइप के एटम हो, 3 नहीं होने चाहिए डिफरेंट टाइप के एटम, 4 नहीं होने चाहिए, 2 डिफरेंट टाइप के एटम हो और उनमें हमारा फॉर्मूला अलग अलग हो, तो वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए P है, H है और S है। तो बेटा इसमें कितने टाइप के एटम है? 3 टाइप के एटम। अगर 3 टाइप के एटम है तो समझ जाना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं है। P है, Cl है, S है, O है, 4 टाइप के एटम है तो नहीं है। इसमें देखो S है, O है, S है, O है, यानी कि 2 डिफरेंट टाइप के एटम है S एंड O और फॉर्मूला डिफर कर रहा है। इसका मीन्स ये हुआ कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का जो एग्जाम्पल है वो हमारा 3rd है। क्वेश्चन नंबर 52 में हाइड्रोजन गिवन है 6 ग्राम, लिख लिया 6 ग्राम, और मुझे साथ में दिया ऑक्सीजन 32 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम लिख लिया है। टू फॉर्म वाटर, इनकी रिएक्शन करके वाटर को मुझे बनाना है। वाटर को बनाना, रिएक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस कर लेते हैं, 2 मोल इसके ले लेते हैं, 2 मोल इसके ले लेते हैं। विच रिएक्टेंट इज लिमिटिंग, लिमिटिंग निकालने का तरीका होता है कि हम लोग सबसे पहले लिमिटिंग रेशो निकालेंगे। लिमिटिंग रेशो क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास होता है, और वेट अपॉन मोलर मास यानी कि मोल अपॉन बैलेंसिंग नंबर से हम लिमिटिंग रेशो निकालते हैं। मोल निकालना है तो वेट लेंगे और मोलर मास लेंगे। कितना है मोलर मास हाइड्रोजन का? 2, यहाँ से देखो आ रहा है, और ये बैलेंसिंग नंबर को भी डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने में मुझे कितना मिल जाएगा? यहाँ पे ये हमारा 1.5 मिल जाएगा। और जब हम लोग 32 में वेट में ऑक्सीजन का मोलर मास 32 और बैलेंसिंग नंबर 1 है तो ये बच्चा 1 आ जाएगा। अब क्योंकि लिमिटिंग रेशो ऑक्सीजन का कम आया है इसलिए ऑक्सीजन ही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जिसका लिमिटिंग रेशो कम आता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s, आपने बहुत बार किया है कि जब 4s आएगा तो एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है वो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं रूट LL प्लस 1h अपॉन 2 पाई। ये हम लोग एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और इसमें हम लोग को मिल रहा है ये L इक्वल टू 0। तो जब L इक्वल टू 0 मिल रहा है S के लिए तो हमारा
क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर 0 हो जाएगा। फिर द एलिमेंट विद हाईएस्ट फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी विल बी, हाईएस्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी, ये ध्यान रखो, जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है, मतलब एक आगे चला जाएगा, और सेकेंड ए वालों की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, थर्ड ए वालों की फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो जब हम लोग को ऐसे आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछ रहा है फोर्थ, तो फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड ए ग्रुप वालों की होती है, थर्ड ए ग्रुप वालों की होगी। यानी कि कार्बन फोर्थ ए ग्रुप का है, फास्फोरस फिफ्थ ए ग्रुप का है, एल्युमिनियम थर्ड ए ग्रुप का है, बोरोन थर्ड ए ग्रुप का है। अब बोरॉन और एल्युमिनियम दोनों थर्ड ए ग्रुप के हैं, तो इनकी फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी तो हाईएस्ट होगी। आपस में कंपेयर करोगे तो बोरोन का साइज छोटा है, इसलिए उसकी और हाईएस्ट होगी, तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइब्रिडेशन PCl5 में निकालना है, वो भी सॉलिड स्टेट में। तो जो सॉलिड PCl5 होता है असल में उसका कॉम्पोजिशन कुछ इस तरह से होता है। सॉलिड PCl5 का कॉम्पोजिशन PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, ये इसका कॉम्पोजिशन होता है। अब PCl4 प्लस PCl6 माइनस के कॉम्पोजिशन के बेस पे अगर आप इसको बनाओगे स्ट्रक्चर को, ये PCl4 प्लस है और ये PCl6 माइनस है, ये PCl6 माइनस है। तो बेटा यहाँ पे देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा, और इसमें sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा, 6 बॉन्ड है। तो sp3 ओके, sp3d2 ओके, बोथ वाले आंसर के साथ जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। अल्कोहल्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड बेस, अल्कोहल्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड बेस, बिल्कुल ठीक है सर। जैसे कि अल्कोहल है, अगर अल्कोहल किसी रिएक्शन में RO माइनस और H प्लस में ब्रेक हो रहा तो ये हमारा एज ए एसिड काम करेगा। अगर हम लोग अल्कोहल को एसिडिक मीडियम में ले जाएं और ये ROH H प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे O इसका, तो ये ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। फिनॉल आर वीकर एसिड देन अल्कोहल एंड वाटर, ये बात गलत है। फिनॉल इज द मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल एंड वाटर, तो ये बात गलत हो गई। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन करेक्ट। Black body is ideal body that emits and absorb radiation of all frequency, ये सही है, assertion सही है। Reason the frequency of radiation emitted by a body goes from lower frequency to higher frequency with increase in temperature, ये भी सही है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस बॉडी की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो हाई एनर्जी की रे निकालेगा। हाई एनर्जी मीन्स हाई फ्रिक्वेंसी, तो ये भी सही है। लेकिन ये ऊपर वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ब्लैक बॉडी का जो एड्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है, इस वजह से वो सारी फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, सारी फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये इसका करेक्ट रीज़न नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो एसरेशन और रीज़न तो सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सेकंड, pH of 0.02 molar AlOH whole thrice will be, अब pH of 0.02 molar AlOH whole thrice, वैसे तो AlOH whole thrice उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है और एम्फोटेरिक नेचर का होता है, तो यहाँ पे अल्फ़ा की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए थी या K गिवन होना चाहिए था, लेकिन अल्फ़ा की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम इसको ये मान के चलेंगे कि कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है। अब कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि इसको बेस मान रहे हैं, तो बेस मानने के पॉइंट ऑफ से POH इसका निकाल लेंगे। तो POH इसका बेटा हो जाएगा -log
मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो माइनस लॉग मोलैरिटी इसकी कितनी है 0.02 या 2 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख ले रहे हैं। 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू OH 3 है तो वैलेंसी फैक्टर 3 है, तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -3, दैट मीन्स 3 माइनस लॉग 6। 3 माइनस लॉग 6 का वैल्यू निकालिए। लॉग 6 को ऐसे लिख ले रहे हैं log 2 प्लस log 3 0.3010 प्लस 0.4771। तो ये आ गया 3 माइनस 1 आ गया, 8 आ गया और 7 आ गया और 437 आ गया 0.7781। अब इसको हम लोग ने 3 से सबस्ट्रैक्ट कर दिया, तो 3 से सबस्ट्रैक्ट कर दिया इसको। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ पर 2, 2.2219। अब सर मुझे pH पूछा गया, तो pH इक्वल टू होगा 14 माइनस 2.2219। ये अप्रॉक्सीमेट मान के चलो कि 10.78 में 2 अगर ऐड हो जाए तो हो जाएगा 11 और 13, तो 11.78 आना चाहिए। 11.78, जी हाँ। तो 14 में से 2.2219 निकालोगे तो 11.78 आ जाएगा, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना। 59 क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। PCl3 इज बेटर लुईस एसिड देन लुईस बेस। बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या है, ये PCl3 है। अब PCl3 में जो Cl है वो हमारा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन P। तो अब यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस माइनस आ गया। अब सिंपल सी बात है कि जो P का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो गुड डोनर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज आ गया। अगर माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी P पर ज़्यादा होती तो अच्छा डोनर होता, अच्छा बेस होता। अब क्योंकि प्लस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई तो ये अच्छा बेस नहीं बन पाएगा, अच्छा एक्सेप्टर बन जाएगा प्लस की वजह से। तो ये गुड लुईस एसिड होगा, गुड लुईस बेस नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया। SF4 कंटेन 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, बिल्कुल ठीक। SF4 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, एक d ऑर्बिटल, टोटल 5 ऑर्बिटल्स हो गई। ये भी सही है, तो मुझे लगता है ऑल ऑफ दीज यस, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ होना चाहिए। तो फोर्थ फिर भी ये देख लो CH3COH, CH3CO एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक बफर, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। रेट लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ये दिया हुआ है, R1 इक्वल टू K, ये मान लो x ले लिया कि पावर हाफ, और कंसंट्रेशन क्या करें, अभी सबकी चलो अलग अलग ले लेते हैं। y की पावर 0, z की पावर 3, ये R1 है। अब हम लोग ने R2 किया K, और हमको कह रहा है कि सबको कंसंट्रेशन डबल कर देना, तो कर दीजिए डबल सर। 2x की पावर हाफ, 2y की पावर 0, 2z की पावर 3 और डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर दिया, k से k कैंसिल कर दिया, x से x कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 की पावर हाफ, 1/2 की पावर हाफ। फिर मुझे यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 1/2 की पावर 0 कुछ नहीं, और 1/2 की पावर 3, R1/R2। तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, अब देखो 8√2 हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक है। मुझे क्या करना है, रेट लॉ चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, तो सही है सर। तो हम लोग लिख देंगे R2 इक्वल टू R1 इंटू ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और ये √2
तो 8/√2, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो। 61 A + 2B + C प्रोडक्ट रेट लॉ गिवन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आप जानते ही हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है अगर आपको तो सब पावर ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे पावर -1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर -1 है, यानी कि 0 आ रहा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए 61 का। 61 का सर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 62 कॉन्फ़िगरेशन मैच करने हैं, तो ठीक है भाई। क्रोमियम का सब लोग जानते हैं 3d5 4s1 होता है, तो 3d5 4s1 यानी कि फर्स्ट का D। फेरस का 3d6 4s2 होता है, 4s0 होता है, ये आ गया, ये यानी कि C। तो फर्स्ट का D और सेकंड का C किसी का है, फर्स्ट का D एक ही मैच कर रहा है, सेकंड आगे आप मैच कर सकते हो। 62 का सेकंड मैच कर गया। कॉपर का 3d10 4s1 होता है, यानी कि फोर्थ का B, फोर्थ का B, थर्ड का A हो जाएगा। सेकंड एसरेशन द अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोनिल कंपाउंड इन एसिडिक इन नेचर, बिल्कुल सही बात। देखिए सर ये जैसे C⋅C है, ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है। अब इसका जो अल्फा कार्बन है वो सर ये है, ये है हमारा अल्फा कार्बन, इस पर एक H लगा हुआ। अगर ये यहाँ से H+ के फॉर्म में टूट जाए, अगर यहाँ से H+ के फॉर्म में टूट जाए तो इस पे बच्चा माइनस आ जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये स्टेबिलिटी अचीव कर लेगा। तो ये जल्दी से H+ देता है, तो एसरेशन सही है। द एनायन फॉर्म्ड आफ्टर द लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, रीज़न भी सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 63 में हमको जाना चाहिए फर्स्ट के साथ। बोथ एसरेशन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन। नेक्स्ट देखो, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑफ 13 ग्रुप इज, तो एल्युमिनियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ये याद रखिएगा। एल्युमिनियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑफ 3rd A ग्रुप। मैच द कॉमन नेम, सिनेमल्डिहाइड का मैच करना। सिनेमल्डिहाइड क्या होता है, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये सिनेमल्डिहाइड है। अब इसका नाम कैसे रखोगे, इसका नाम हम लोग रख देंगे 1,2,3 डबल बॉन्ड से अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं तो 1 फेनिल, और सिनेमल्डिहाइड, थ्री फेनिल प्रोपीन 2 इनिल, यही बच रहा है, डी ही मिल रहा है और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। 1 2 3, तो 3 पे फेनिल है और 3 कार्बन की मेन चेन है, प्रोपीन अल है, तो ये बन जाएगा फर्स्ट का डी, सिनेमल्डिहाइड। उसके बाद हमारा सेकंड है एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन ये है CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये बेटा यहाँ पर एक फेनिल रिंग है, ये एसीटोफिनॉन है। अब एसीटोफिनॉन में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारा 1 फेनिल एथेनोन बनेगा। हम लोग जनरली कहते हैं ना कि 3 कार्बन से कीटोन बनता है, लेकिन इसका IUPAC नेम ऐसे ही होता है 1 फेनिल एथेनोन। तो सेकंड का बन जाएगा E, सेकंड का E बना लिया। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा, फर्स्ट का D सेकंड का E, बस एक ही ऑप्शन सेकंड मैच कर रहा, बल्कि अगर पहला भी नाम सीख जाते तो भी मैच कर लेते। वेलेरल्डिहाइड, तो हम लोगों को पता है पहले एक कार्बन का फॉर्मल्डिहाइड होता है, 2 कार्बन का एसीटल्डिहाइड, कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, 3 कार्बन का प्रोपियोनल्डिहाइड, 4 कार्बन का ब्यूट्रल्डिहाइड, 5 कार्बन का वेलेरल्डिहाइड। तो 5 कार्बन यानी पेंटेनल बनना चाहिए, तो सर ए हो जाएगा।
एक्रोलीन, तो एक्रोलीन ये होता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CHO, ये बेटा एक्रोलीन है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोपीन 2 बी। और मेसिटिल ऑक्साइड, तो मेसिटिल ऑक्साइड में अब हमारा एक बच गया। मेसिटिल ऑक्साइड ये होता है हमारा CH3 CH CH2 CO CH3, ये मेसिटिल ऑक्साइड है। तो इसमें कौन सा नाम हमारा बच गया है? 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ओन। तो नंबरिंग करके देख लेते हैं मैच कर रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5, 4 मेथिल, 4 पे मेथिल है, हाँ है। पेंट 3 इन 2 ओन, जी हाँ। तो ये हमारा मेसिटिल ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। सब मैच कर गए, सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। शेप ऑफ SO2 इज सेम एज BeCl2 की अगर बात करें तो BeCl2 की लीनियर शेप होती है। BeCl3 की अगर बात करें तो BeCl3 की ट्रायगोनल प्लेनर शेप होती है। H2O की बात करें तो सर V शेप होती है। SO3 की बात करें तो ट्रायगोनल प्लेनर शेप होती है। SO2 की बात करें तो V शेप होती है। उस हिसाब से बात करें तो वाटर से मैच कर रहा है। तो 66 का हम लोग को थर्ड ऑप्शन मैच कराना चाहिए। आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑन एयर ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। जब हम लोग इसकी एयर में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये हमको इंटरमीडिएट एक मिल जाता है, क्यूमीन परऑक्साइड। और इसका एसिडिक मीडियम में हम लोग जब लेके जाते हैं तो हमको इसमें कीटोन मिल जाता है, एसीटोन और फिनॉल मिल जाता है। तो क्या इसमें कोई फिनॉल दिया हुआ है? फिनॉल फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ, तो इसलिए 67 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्यूटेनोन ऑन ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन? अच्छा, तो सीधी सी बात है, कीटोन बन रहा है और अल्कलाइन KMnO4 है और हीट भी नहीं किया गया। इसका मीन्स है कि ये पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा और कीटोन तभी बनेगा जब यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल होगा, और वो भी हमको ब्यूटेनोन चाहिए तो सेकेंडरी अल्कोहल 4 कार्बन वाला होना चाहिए। इसका मीन्स ये हुआ कि हमको ब्यूटेनॉल 2 होना चाहिए, ब्यूटेनॉल 2 का ऑक्सीडेशन होना चाहिए या ब्यूटेन 2 ऑल का। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये ऑप्शन वाइज अगर बता दीजिए मुझे, तो ठीक है सर। ये देखिए CH3 CH2 CH2 CH2OH अगर ये है और KMnO4 अल्कलाइन हमने लिया तो बच्चा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 CHO, ये ब्यूट्रल्डिहाइड मिल जाएगा। लेकिन अगर ब्यूटेन 2 ऑल लिया तो ब्यूटेन 2 ऑल में मुझे कीटोन या ब्यूटेनोन मिल जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल में हमारा कीटोन बनता है, प्राइमरी अल्कोहल में एल्डिहाइड बनता है। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। द सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड इज यूज्ड इन, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इसका नाम साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो कार्बोक्सिलिक नेम इसमें यूज हुआ है। अगर इसकी बात करें तो 1 2 3, तो इसको हम लोग कह देंगे प्रोपेन
1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड टर्म यूज हो रहा है। तो सेकंड भी सही, फर्स्ट भी सही, तो ऑल ऑफ दीज के लिए जाना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगी नेमिंग, यहाँ से हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सर 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, या 1 कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप कह सकते थे। इस तरीके से ऑल ऑफ दीज यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल हैज द हाइएस्ट pKa वैल्यू, pKa हाइएस्ट, pKa ज़्यादा चाहिए तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, तो सर इसमें तो देख के समझ में आ रहा है कि थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में जो NO2 है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। पैरानाइट्रोफिनॉल में भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा NO2 ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, तो इसलिए ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। और जो क्रिसॉल है मेरा, उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप CH3 लगा है, तो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप अगर लगा है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। जितनी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी उतना ही हमारा pKa वैल्यू बढ़ जाएगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 है, पैरानाइट्रोफिनॉल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। और क्रिसॉल में, ऑर्थोक्रिसॉल में CH3 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, हाइपर कॉन्जुगेशन दे रहा है, प्लस H इफेक्ट दे रहा है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी और pKa बढ़ेगा। बहुत इजी रिएक्शन है। यहाँ पर देखिए, जब बेंजीन की क्लोरीन से एनहाइड्राCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये बेटा A है और इसका NaOH से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ये यहाँ पर हमारा 300 ATM है और 600 केल्विन टेम्परेचर है, 600 केल्विन टेम्परेचर है, तो इसमें हमारा क्लोरोबेंजीन फिनॉल में बदल जाएगा। ये सिंपल सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर मुझे थर्ड ऑप्शन के साथ जाना चाहिए 71 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। ये भी रिएक्शन देख लिए, बनाते जाइए। Cl2 एक्सेस है H न्यू के साथ है, तो H न्यू के साथ बेटा जब है तो H न्यू के साथ यहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कह लो हो जाएगा या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यहाँ CCl3 आ जाएगा, एक्सेस में आप भेज रहे हो। यहाँ बना के दिखा देता हूँ अलग से, देखो अलग से बना के दे रहा हूँ। ये देखिए, पहले हमारे पास टॉलीन था और जब मैंने इसकी रिएक्शन Cl2 से कराई, वो भी एक्सेस कंडीशन में और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगेगी। यहाँ पर अगर लुईस एसिड होता तो रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती, लेकिन अब CCl3 होगा। CCl3 एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो जब HNO3 के साथ रिएक्शन होगी तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो CCl3 के मेटा पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा। और जब हम लोग CCl3 में ZnHCl को लेके आएंगे तो ZnHCl बेटा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये नेसेंट H निकालेगा, वो नेसेंट H इस Cl3 को HCl में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा।
तो मेटा नाइट्रोटोलीन बन जाएगा, जो मेरा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, फिनॉल विल नॉट रिएक्ट विद। तो फिनॉल बेटा देखो NaOH से रिएक्ट करेगा, फिनॉल एसिड है, NaOH बेस है स्ट्रॉन्ग, Na से रिएक्ट कर लेगा। RMgX तो और अच्छा बेस है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट उतना अच्छा बेस नहीं है कि फिनॉल के साथ रिएक्ट कर पाए और डीकम्पोज हो पाए। वैसे भी आपको पता है कि जो फिनॉल है वो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 नहीं निकालता। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। और अगर ऑर्थो या पैरा नाइट्रोफिनॉल है तो वो भी डीकम्पोज नहीं कर पाएगा, बट अगर डाई नाइट्रोफिनॉल या ट्राई नाइट्रोफिनॉल है तो वो NaSCO3 से रिएक्ट कर पाएगा, या स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड भी कर पाएंगे। तो थर्ड हो जाएगा। 74 देखिए, HI के साथ रिएक्शन करनी है। अब इसमें देखो हमें मेन चीज़ ये है कि बॉन्ड ब्रेक कहाँ से होगा ये डिसाइड करना। अगर मान लो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दें, इस पे माइनस आ जाए, इस पे प्लस आ जाए, O पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस आएगा, तो ये जो माइनस है इस NO2 से स्टेबलाइज हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कर देते हैं, ऐसे ब्रेक करते हैं और इसको करते हैं प्लस और इसको करते हैं माइनस, तो ये NO2 इस कार्बोकैटायन को अनस्टेबलाइज करेगा। इसलिए ब्रेकिंग तो ऐसे ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर H प्लस है और I माइनस है, तो H प्लस चला जाएगा जाके यहाँ पे, तो जो नाइट्रो वाला है उसका फिनॉल बनेगा और जो बचा हुआ इसका उसका आयोडाइड बनेगा। तो इस तरह से हमारा A और B में इसमें तो है ही नहीं, फिनॉल के साथ नाइट्रो, यहाँ आयोडाइड के साथ नाइट्रो नहीं है, यहाँ आयोडाइड के साथ नाइट्रो है, यहाँ फिनॉल के साथ नाइट्रो है। तो फर्स्ट ऑप्शन 74 का सही होना चाहिए। तो हमारे को आंसर करना होगा फर्स्ट। यहाँ पर ये जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो बॉन्ड ब्रेक होने पर इस प्लस वाले पे I आके जुड़ जाएगा और इस O पे आके जुड़ जाएगा क्या सर, हमारा H, और यहाँ पर NO2 रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, विच विल शो टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म आपको यहाँ पर सभी देखने को मिल रही है। इसकी टॉटोमेरिज्म कैसे होगी, देखिए सर, ये ऐसे हम लोग इसको बना लेते हैं, ये CH2 डबल बॉन्ड N, फिर हम लोग ऐसे बना ले रहे हैं OH एंड O। अब बेटा क्या होगा कि ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र होगा और H हमारा यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरीके से मुझे ये मिल जाएगा CH3 और N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यानी कि नाइट्रो ग्रुप मिल जाएगा, मेथिल नाइट्राइड। फिनॉल के केस में अगर देखें तो फिनॉल के केस में भी हम लोग को मिल सकती है। कैसे टॉटोमेरिज्म बना के दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए कि ये O से जुड़ा हुआ बॉन्ड है, बाकी तो एज इट इज़ बॉन्ड है ही है। अब ये वाला H, ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से खुल जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा। सो मुझे जो फिगर मिलेगा वो ये फिगर मिलेगा, देखिएगा, डबल बॉन्ड O, ये फिगर मिलेगा। और ये अगर इसकी बात करोगे तो इजीली क्या हो जाएगा, इजीली देखिएगा कैसे हो जाएगा। ये कार्बन है, इसके पास एक अल्फा H है, इधर से भी आ सकता था, हम लोग ने इस साइड से लिया है, तो ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, ये H इस पे जाके जुड़ जाएगा। तो सो बहुत इजी था, टॉटोमेरिज्म का क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो यहाँ पर O के साथ H आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो तीनों टॉटोमेरिज्म वो कर रहे हैं, इसलिए हमारा ऑल ऑफ द अबव होगा। 76 क्वेश्चन देखिए, मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन हमको बताना है। तो मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन में ये जो CH3 ग्रुप है बच्चा, ये अनस्टेबलाइज कर रहा इसको, ये CH3 यहाँ पर प्लस I इफेक्ट से अनस्टेबलाइज कर रहा, ये जो CH3 है ये इसको प्लस H से अनस्टेबलाइज कर रहा, ये इसको प्लस H से अनस्टेबलाइज कर रहा है, और ये हमारा भी प्लस H से अनस्टेबलाइज कर रहा।
लेकिन इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है ये आई से ज़्यादा स्ट्रांग फैक्टर यहाँ पर क्रिएट करेगा। अच्छा, कुछ बच्चों को ये लगता है कि एनायन को हाइपर कॉन्जुगेशन से तो हम लोग देखते नहीं हैं, डायरेक्ट अगर एनायन के अल्फा कार्बन के जो एच हैं उनसे तो नहीं देखते हैं, लेकिन रिंग में जो ऑर्थो और पैरा पे होते हैं उनसे देख सकते हैं। यानी कि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मोस्ट स्टेबल फर्स्ट होना चाहिए, मोस्ट स्टेबल फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 सिंपली याद करने वाला। एमाइलोज में कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं? लगभग 200 से 1000 तक, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन रेंज यहीं तक दी है, 200-250 से शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट को 51 to 77 हमारे साथ डिस्कस किए। अब इसके आगे आपको MS सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। चलिए बेटा, तो हम लोग लास्ट FST का डिस्कशन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 77 तक आपने कोमल मैम के साथ किया और अब 78 टू ऑनवर्ड क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं डिस्कशन को। क्वेश्चन नंबर 78 बेटा, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस, एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है और आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। ठीक, तो अगर निकिल की बात करें बेटा, तो निकिल का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 3d8 4s2। ठीक, अब चूंकि मेटल कार्बोनिल है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर 0 तो इसका मतलब है यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना, इलेक्ट्रॉन हमें निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जब CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, यानी पेयरिंग करवाएगा। तो यस वाला इलेक्ट्रॉन कहां चला आएगा? डी में। और आप बताइए, अगर यस के इलेक्ट्रॉन्स डी में चले आएंगे तो क्या हो गया? 3d10। और 3d10 का मतलब क्या हो गया? कि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा इसका? 0। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो गया फर्स्ट। आते हैं अगले पे। इन पेंटाएमीन सल्फेटो कोबाल्ट 4 क्लोराइड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहे हैं पेंटाएमीन, पहले कोबाल्ट ले लो, पेंटाएमीन की बात कर रहे हैं बेटा, सल्फेटो। और चूंकि बोल रहे हैं कि देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या दिया? 4। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 है और सल्फेट अंदर आ गया, 2 न्यूट्रलाइज हो गया, तो इसका मतलब बाहर कितना लग गया होगा? 2 क्लोरीन लग गया होगा। ठीक, करेक्ट स्टेटमेंट बोल, द नंबर ऑफ आयंस 4 होंगे। नहीं भाई, एक आयन ये मिलेगा और 2 यहां से क्लोराइड मिल जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो 4 तो होंगे नहीं, तो ये बात तो गलत हो गई। इट विल गिव 3 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट। बेटा चूंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर सिर्फ 2 ही Cl है तो वही आयोनाइज होगा, तो अगर सिल्वर नाइट्रेट से आप रिएक्शन भी करवाएंगे तो 2 मोल आपको सिल्वर का क्लोराइड मिल जाएगा, 3 मोल नहीं मिलेगा, तो ये बात भी क्या हो गई? गलत हो गई। कह रहे हैं इट कैन फॉर्म इट्स आयनाइजेशन आइसोमर। बिल्कुल हो सकता है। कैसे? यहां से एक Cl को हम अंदर कर दें और यहां सल्फेट को क्या कर दें? बाहर कर दें। तो अगर अभी आयंस की आप बात देखोगे तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ क्या मिलेगा? Cl-। और अगर आप इसे चेंज कर देंगे तो अब अगले बार जब आप इसे आयोनाइज करवाओगे, सोल्यूशन बनाओगे, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ साथ आयंस क्या करेंगे? बदल जाएंगे, Cl- और SO4-2 दोनों मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर करना है तो हम क्या करेंगे? इसे अंदर, इसे बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो आयनाइजेशन आइसोमर ये शो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 बेटा, 6 के बाहर का कोऑर्डिनेशन नंबर अपने यहाँ कहीं कोर्स में तो है नहीं, उसकी जरूरत है, ऑक्टाहेड्रल के ऊपर तो जाना नहीं है हमको, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ऊपर जाएंगे नहीं, तो 7 हो नहीं सकता। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो गया? 79 का थर्ड। द ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल नोड के लिए अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो क्या बोलते हैं भाई? n-1 -l। ये क्या है? स्फेरिकल नोड के लिए फार्मूला है, n-1 -l, जहां n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है? ये -l-1 होता है भाई, -1। ठीक, l क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर, और 1 घटाना है। तो आओ भैया चेक कर लो, यहां देखो n की वैल्यू क्या है? 4, उसमें से l घटाएंगे तो अगर l की बात करें बेटा, SPDF, अगर इसके लिए वैल्यूज लिखते हैं क्या है? 0 1 2 3, ये तो है। तो अब भैया देख लो, 4 है,
4 में से आप क्या कर रहे हो, पी की वैल्यू निकाल रहे हो, यानी एल की वैल्यू क्या है, 1 निकाल दिया तो क्या बचा 3, और फिर 1 निकाल दिया तो क्या बच गया 2। यहाँ जाओ 3 है, 3 में से पहले डी की वैल्यू आप निकाल दो, 2 निकाल दिया 1 बचा, और फिर -1 कर दो क्या बच गया 0। तो इसका मतलब है इसमें तो दोनों का समान है नहीं। यहाँ जाइए 3 है, 3 में से क्या निकालना पी 1, और फिर इसमें से फिर -1 उधर कर देना, क्या बच गया 1। और यहाँ 4d है, तो 4 में से पहले क्या निकाल दिया 2, तो क्या बचा 2, फिर निकाल दिया, तो यहाँ दोनों का क्या हो गया बराबर बराबर, स्फेरिकल नोट 1 1 आ गए। ठीक, चलिए चौथे में देखते हैं। 4 में से आपने s निकाल दिया मतलब 0, और फिर -1 कर दिया, तो यहाँ क्या बच गया 3। और यहाँ 5 में आ जाइए, 5 में से आपने p निकाला, 1 निकाल दिया और फिर 1 माइनस कर देंगे, फिर क्या बच जाएगा 3। तो यहाँ भी क्या है 3 स्फेरिकल नोट्स आ गए। ठीक, चौथे में आ जाइए, 2 में से यस यानी 0, और फिर -1 कर दिया बचा 1, और 3 में से आपने क्या निकाल दिया है 2 ना, और फिर -1 कर देंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, और यहाँ क्या बच गया आपका 0। तो ये नहीं हो सकता। तो कौन कौन से ऐसे सेट दिए गए हैं जहां स्फेरिकल नोट्स बराबर आ गए बेटा, तो कौन सा हो गया सेकेंड और थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड यानी दूसरे वाले ऑप्शन में बेटा आपको दे दिया गया है सेकेंड और थर्ड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कारण विच कंपाउंड कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा अगर कंपाउंड को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करना तो उसका अपना ऑक्सीडेशन होना चाहिए, मतलब उसे ऊपर जाना चाहिए। और अगर उसका अपना ऑक्सीडेशन होना चाहिए तो इसका मतलब कुछ भी वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होना चाहिए। आप बताओ, यहाँ ये -2 में है और कहां तक जा सकता है, +6 तक जा सकता है, तो बिल्कुल जा सकता है, कोई बात नहीं है, +6 तक जाएगा। तो अगर जा सकता है तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। ये क्या है +4 दिया गया, कहाँ +6 तक जा सकता है। ये भी क्या है +4 दिया गया, कहाँ +6 तक जा सकता है। लेकिन ये कहाँ दिया +6 दिया गया, और +6 ही टॉप है इसका, तो इसके ऊपर तो जाएगा नहीं। अगर इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। तो 81 का कौन सा राइट आंसर हो गया, फोर्थ। तो चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में इन्होंने पूछा बेटा विच कंपाउंड आयन ऑब्लिक आयन इज एरोमेटिक। एरोमेटिक की बात करनी है। एरोमेटिक के लिए अगर हम लोग देखें तो कुछ कंडीशंस है बेटा, वो कंडीशंस आपकी फॉलो होनी चाहिए। ठीक, और उन कंडीशंस की अगर हम लोग बात करें तो 3-4 कंडीशंस जरा देखिए। सबसे पहली बात क्या है कि आपका कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। अब ये जो साइक्लिक है यह दोनों तरह से, होमोसाइक्लिक भी हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है। होमोसाइक्लिक भी हो सकता है और हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है, लेकिन साइक्लिक होना चाहिए। इस शर्त देखो, सबसे पहले जितने भी आपको यहाँ कंपाउंड दिए गए हैं या आयंस दिए गए हैं, सारे के सारे क्या हैं, साइक्लिक। ठीक, दूसरा क्या है, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, जो रिंग के अंदर आइटम आ रहे हैं, ये शर्त भी यहाँ फॉलो हो गई। ठीक, तीसरी क्या है कि अगर आप बात कर रहे हो कि एरोमेटिक होने के लिए तो कंप्लीट कॉन्जुगेट होना चाहिए, यानी सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यह सीक्वेंस मिलना चाहिए, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। आइए जरा इसको चेक करते हैं कि क्या है कंप्लीट कॉन्जुगेट। ठीक, यानी अल्टरनेट सिंगल डबल, या फिर इसी कंडीशन में बेटा अगर आप बात करते हो तो क्या हो जाना चाहिए कि जैसे सिंगल डबल सिंगल माइनस ना। तो आइए चेक कर लेते हैं, इसमें दिख जाएगा। और अच्छा चौथी बात भी लिख लेते हैं फिर। और चौथा बात क्या है, हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल रूल का मतलब हो गया कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 हो, 10 हो, 14 हो, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 14 हो सकता है, एंड सो ऑन। आइए लास्ट वाले दोनों चीजों को फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पहले देखिए एक पाई बांड है, तो अगर यहाँ एक पाई बांड है तो इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2। ठीक, कॉन्जुगेट की बात कर लीजिए, जरा देखिए यहाँ सिंगल डबल सिंगल, ये सब फॉलो हो गई। यहाँ आइए, एक्चुअली बेटा जो प्लस और माइनस दिया गया है, ये देखिए इसी कंपाउंड को मैं दूसरे तरीके से कैसे बना सकता हूं। ये ठीक, इन्होंने कुछ किया नहीं है, यहाँ एक जो बांड है आपका, इसी बांड को इन्होंने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इधर मूव करके माइनस दे दिया और इधर क्या दे दिया, प्लस दे दिया है। ठीक, और अब अगर हम लोग कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं तो जरा देखिए प्लस सॉरी सिंगल डबल सिंगल माइनस। ठीक, फिर क्या है सिंगल डबल सिंगल। तो आइए जरा इसे देखा जाए पाई इलेक्ट्रॉन्स। आप बताओ एक पाई बांड ये हो गया, एक पाई बांड ये, 2 पाई,
मतलब 2 पाई बॉन्ड, और एक माइनस है, तो यह माइनस जब रिंग के अंदर आएगा फिर क्या बनाएगा, पाई। तो अगर यहां देखा जाए तो यहां कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, तीसरे में आ जाइए। सिमिलर कंडीशन है बेटा, एक्चुअली इसे हम बनाना चाहें तो जरा देखो, ये कहां जाएगा, रिंग में, ये कहां मुंह कर जाएगा, आगे। तो अगर इस स्ट्रक्चर को हम बनाना चाहें तो एक्चुअली ये स्ट्रक्चर ऐसे है। ठीक, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, तो इसका मतलब यहां पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6, राइट। और अल्टरनेट अगर आपको सिंगल डबल बॉन्ड चेक करना है तो जरा देखो, यहां से सिंगल माइनस, सिंगल प्लस, राइट। तो यहां जो शर्तें लिखी गई हैं बेटा, ये सारी शर्तें कंडीशंस, ये तीनों एग्जांपल्स में पूरी हो रही हैं। तो इसका मतलब अगर हमको ये देखना कि इसमें से कौन एरोमेटिक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल SN2। बेटा जब SN2 के ऑर्डर की बात करते हैं, रिएक्टिविटी की ऑर्डर की बात करते हैं, तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ है कि 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर क्या लेते हैं, 3 डिग्री। और मान लो 1 डिग्री की एक से ज़्यादा हो जाए तो फिर देखना किसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है या किसमें हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो वो कम। आइए जरा चेक करते हैं। इसमें देख लीजिए कोई ब्रांचिंग नहीं है, सीधे आपने क्या किया है, इस पाले वाले देखते हैं, यहाँ आपने क्या लगा दिया है, CH2, और इससे क्या जोड़ दिया है, Br। ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंड स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ इधर देखिए C6H5 और इधर क्या लगा, C6H5 और किससे जुड़ा है, CS से। तो इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ देखो ये C, ये इससे जुड़ गया, और इधर अगर हमें H जोड़ते हैं तो यहाँ क्या लग गया आपका, Br। ठीक, तीसरे वाले कंडीशन में देख लीजिए, तीसरे कंडीशन में यहां देखिए क्या लग गया, C6H5, फिर CS से क्या लगा, CH3Br। तो आइए जरा इस स्ट्रक्चर को देखा जाए, यहां क्या आपने लगा दिया है, CH। तो देखो इससे हमने कर दिया है CH, यहां क्या जोड़ दिया है, एक CH3, और यहां क्या जोड़ दिया है, Br। ठीक, और अगर चौथे वाले को हम लोग देखें बेटा, लास्ट वाले को, इसे यहां देख लेते हैं, तो जरा इस कंडीशन को देख लो भैया, ये इन्होंने क्या कर डाला है, ये तो यहां लग गया, राइट। इससे इन्होंने क्या लगा दिया, एक मिथिल एक Br लगा रखा है, यानी अगर यहां हम जोड़ दें तो यहां लगा दिया CH3 और यहां जोड़ दिया है Br। अब सारे स्ट्रक्चर आपके सामने हैं, तो रिएक्टिविटी के ऑर्डर में देख लो, सबसे टॉप पे कौन आ जाएगा, ये। ठीक, इसके बाद नंबर 2 पे देख लो भैया, कोई स्ट्रक्चर गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं बना दिया भाई, एक बार देख लो। सेकेंड वाला स्ट्रक्चर कहाँ बना है भाई, ये है, सही है। थर्ड वाले स्ट्रक्चर में क्या कर दिया है, थर्ड वाला स्ट्रक्चर, हाँ ठीक है। तो सबसे टॉप पे कौन आ गया भाई, फर्स्ट। अच्छा, ना भी देखना हो तो देखो एक ही ऑप्शन में दिया ही गया, कुछ करना भी नहीं, लेकिन आओ जरा चेक कर लेते हैं। तो सबसे टॉप पे आपके रिएक्टिविटी में कौन आ गया, फर्स्ट। फर्स्ट के बाद देखो फिर सबसे छोटा कौन सा मिल गया है, ये है, ये कौन सा है, थर्ड। ठीक, थर्ड के बाद अगर हम लोग आ जाए तो अब यहां देखो जरा, अगर आप बोल रहे हो कि डिग्री में कोई चेंज नहीं है, तो हमने क्या कहा कि अगर कहीं ब्रांचिंग ज्यादा है या ढेर सारे दूसरे ग्रुप से जुड़ गए हैं तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर इसमें और इसमें देखा जाए तो फिर सबसे टॉप पे कौन आ जाएगा, सेकंड, और सबसे लास्ट में आपका कौन सा चला जाएगा, फोर्थ। तो हाँ ठीक है, चौथा आंसर हो गया। तो 83 का कौन सा राइट आंसर हो गया भाई, फोर्थ। ठीक, आगे आ जाते हैं। बॉन्ड हाफ फैक्टर फॉर द पोटेशियम फेरोसाइनाइड। आयनाइज करवाओ भाई, कितने आयंस मिल जाएंगे, 4 या एक ही है, कितना मिल जाएगा, 5। ठीक, 5। तो अब चेक करो 5 और कहाँ मिल सकते हैं, यहाँ देखो 3 सल्फेट और 2 Al मिल जाएगा, तो यहाँ भी 5 हो गया। देखो 2 फास्फेट और 3 Mg मिल जाएगा, तो यहाँ भी 5 हो गया। और यहाँ 3 1 4 ही होता है, तो इसका मतलब जो पोटेशियम फेरो देखो यहाँ क्या दिया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में जो बॉन्ड ऑफ फैक्टर आया, वही बॉन्ड ऑफ फैक्टर आपको कहाँ मिल गया, सेकंड और थर्ड में, यानी आयनाइज होने के बाद नंबर ऑफ आयंस। तो सेकंड और थर्ड में नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 5। तो आंसर कौन सा हमारा हो गया, फोर्थ। 84 का फोर्थ इज राइट आंसर। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन, इतना बेटा जी कोई पाई बॉन्ड होता ही नहीं,
एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड जिसे आप बोलते हो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इससे ये आपका बन जाता है डाइबोरेन। तो यहाँ कोई बॉन्ड होता नहीं, बल्कि हाँ स्पेशल बॉन्ड होता है जिसे आप क्या नाम दे देते हो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, राइट। तो कह रहे हैं पाई बॉन्ड कितना होगा 0, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कार्बन बॉन्ड। बेटा देखिए होता क्या है, मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ CO की बात कर लें तो ये हमारा है, इसमें होता क्या बेटा कि मेटल बैक डोनेशन से इधर इलेक्ट्रॉन दे देता है अपनी डी से, कहाँ, कार्बन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो इस बैक डोनेशन से जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग नाम क्या देते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक, अब अगर ये बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कार्बन बॉन्ड होना चाहिए, तो इसका मतलब मेटल और कार्बन के बॉन्ड जो के बीच जो ये बॉन्ड है तो है ही है, उसके साथ साथ ये वाला बॉन्ड भी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ज्यादा होता चला जाएगा और M और C के बीच का बॉन्ड की मजबूती क्या है, बढ़ जाएगी। यानी सिनर्जिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। और सिनर्जिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होने का क्या मतलब हुआ कि मेटल जो है वो अपने डी इलेक्ट्रॉन को बैक डोनेशन से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखे। तो बेटा मेटल अपने डी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कब रखेगा, जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। इसका मतलब जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। तो बेटा अगर इस स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज हो तो अल्टीमेटली वो माइनस चार्ज कहाँ कंसीडर करेंगे हम लोग, सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर, राइट। तो जिसके ऊपर माइनस चार्ज जितना ज्यादा होगा उसके मेटल के पास बैक डोनेशन के थ्रू सिनर्जिक बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो तलाशो भैया, सेकंड में है देखो -3 है, तो इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल कार्बन बॉन्ड यहां हो जाएगा। और अगर मान लो इसमें पूछ लेते सबसे वीक मेटल कार्बन बॉन्ड कहां हो जाएगा, तो यहां देखो ये न्यूट्रल कंडीशन है ना, तो सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल कार्बन बॉन्ड यहां हो गया और सबसे वीक मेटल कार्बन बॉन्ड कहां हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा। आगे करेंगे प्रोडक्ट ए विल फॉर्म। बेटा जी यहां इन्होंने लगाया है NaNH2, देखो जरा NaNH2। करना क्या है कि इस यहां से जो जितना आसानी से H+ देगा, यानी जिसके पास जितना स्ट्रांगली एसिडिक हाइड्रोजन है, वह एसिडिक हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर के क्या बना देगी, NH3, और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, उस यानी यहां से हाइड्रोजन निकलेगी वहां जाके क्या जुड़ जाएगा, सोडियम। तो आइए जरा देखा जाए, यह एसिड है, तो अगर हम हाइड्रोजन H+ निकलने की टेंडेंसी की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी कहाँ है, क्यों, डायरेक्टली एसिड आपको मिल गई। ठीक, आगे आइए, यहां भी OH है और यहां भी OH है, लेकिन यहां OH NO2 के साथ है। NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसका मतलब है इस OH के पास, इस वाले OH की तुलना में इस OH के पास H+ निकालने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। तो नंबर 2 पे यहां आ गए। ठीक, नंबर 3 पे यहां और नंबर 4 पे यहां। तो नंबर 1 पे यहां से निकलने की टेंडेंसी है, नंबर 2 पे यहां से आ गई, नंबर 3 पे यहां से आ गई, नंबर 4 पे यहां से आ गई। लेकिन आपके पास क्या 2 मोल है, तो केवल 2 पोजीशन, टॉप वाली 2 पोजीशन सेलेक्ट कर लो। तो अगर उस टॉप वाली 2 पोजीशंस को देख लें तो एक 1 और 2, इसका मतलब यहां क्या लग जाएगा आपका Na+, और 2 पोजीशन यहां भी क्या लग जाएगा आपका Na+, और यहां से H जो निकलेगा वो इसके साथ मिलकर के क्या बना लेगा, 2 मोल अमोनिया, राइट। तो अच्छा लो, इसी ऑप्शन में यही तो हमने लिख भी दिया, यही बाकी देखो यहाँ कंडीशन कोई यही नहीं है भाई। तो आपको प्रोडक्ट ए डिसाइड करना था दिए गए रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो प्रोडक्ट ए कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक, स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड एंड द हाइब्रिडाइजेशन। बेटा कई बार का आया हुआ क्वेश्चन है। NH3 है, इसके पास लोन पेयर है, यह अपना लोन पेयर डोनेट कर दे रहा है किसको, BH3 को, यही तो दे रहे हैं NH3, सॉरी BF3, सॉरी BH3 नहीं BF3, BH3 होता तब भी वही बात आती। तो अब आप बताओ, पहले तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। एक्चुअली है क्या, बनने का तरीका भर अलग है, लेकिन है तो एक नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड की तरह है। तो इसका मतलब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन अब क्या हो गया, sp3, और इसका तो sp3 पहले स्थायी था। लेकिन पहले जब इसके 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ एक लोन पेयर थे, sp3 था, लेकिन एक लोन पेयर, तो ज्योमेट्री क्या थी, पिरामिडल। लेकिन अब इसका ये लोन पेयर क्या है, बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तब तो लोन पेयर रहा नहीं, तो ये भी कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। और ये जो स्क्वायर प्लेनर था, चूंकि sp2 से sp3 हो गया है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। तो अब आपको देखना है दोनों का हाइब्रिडाइजेशन। तो बोरान और नाइट्रोजन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और दोनों कैसे हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल। तो नाइट्रोजन टेट्राहेड्रल sp3 और बोरान क्या है, टेट्राहेड्रल और sp3। तो राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। द सॉल्वेबिलिटी ऑफ PbI2 in its saturated solution is this।
सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है बेटा। PbI2 को आयनाइज करवा दे रहे हैं, तो ये क्या दे रहा है, Pb+2, साथ में क्या मिल जाएगा 2I माइनस। ठीक, यहां की बात करें तो सॉल्वेबिलिटी इफ द सॉल्वेबिलिटी ऑफ इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इतना ही दिस ये दे रखा है, तो यहाँ क्या हो गया 2S। अब अगर आपको निकालना क्या है सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट, अगर आपको निकालना है भाई तो देखिए जरा, तो यस और ये हो गया और ये क्या हो गया भैया 2S का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करके देखो भाई 2:10⁻³ 2:10⁻³ प्लस यहाँ क्या आपको मिल गया 2 × 10⁻³ पहले तो इससे मल्टीप्लाई करना, अब इसका क्या कर देना आपको स्क्वायर। ठीक, तो इसे भैया सॉल्व कर लो। ये हो गया 2 दूनी 4 और चूंकि स्क्वायर करोगे तो 4 चौका क्या हो गया 16। ठीक, और ये क्या हो गया 16 × 10⁻6 और इसके ये प्लस नहीं है यार, गुणा होता है, और ये क्या आ गया 2 × 10⁻3। तो इसको गुणा करो भैया, तो 16 दूनी 32 और 6 3 9, तो 32 × 10⁻9। आंसर कौन सा हो गया आपका 4th। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर कौन सा हो गया 4th। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं भाई? हाँ ठीक है, आंसर आ गया। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन है द ऑक्सीडेशन स्टेट +2। बेटा जी ऑक्सीजन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट या प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट दो कंपाउंड में आप पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं O2F2 में जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +1, और एक पढ़ते हैं OF2 में जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +2। तो कौन सा है आंसर इसका 4th। अगले क्वेश्चन पर आइए, एमंग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेटा जी ये बेसिसिटी बोल रहे हैं, तो ये जिसका कॉन्जुगेट बना हुआ है इसको डायरेक्ट ले लेते हैं। NH3 है, H2O है, ROH है और RCOOH है। पहले एसिडिक करेक्टर देख लीजिए, जो एसिडिक करेक्टर होगा कॉन्जुगेट का बेसिक करेक्टर क्या होता है उसका रिवर्स ले लेते हैं हम लोग। तो पहले आप इसका एसिडिक करेक्टर ही चेक कर लीजिए कि एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर देख लीजिए। तो अगर यहाँ एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर देखें तो यही तो आएगा। तो जब इसका कॉन्जुगेट बनाएंगे और उसके बेसिक करेक्टर के जो जितना अच्छा एसिड होगा कॉन्जुगेट का बेसिक करेक्टर उतना कम, और जो जितना गंदा एसिड होगा कॉन्जुगेट का बेसिक करेक्टर उतना ज्यादा। तो आंसर देख लो डायरेक्ट आपको मिल गया फर्स्ट, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ इंडिविजुअल कार्बन कार्बन बॉन्ड। बेटा जी अगर हम यहाँ बात करें तो ये सिंगल बॉन्ड है, लेकिन आप क्या बोल रहे हो जो पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, तो इसीलिए चूंकि सिंगल डबल बॉन्ड की बात करते हो जो पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या था 1 और 2 के बीच में। ऐसे अगर बात करनी है क्या बोल देंगे 1.5, तो नहीं तो 1 और 2 के बीच में, बिटवीन 1 and 2। आगे, द रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस विच फैक्टर शुड रजिस्टर अ डिक्रीज फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड द मोर रैपिडली। बेटा जी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम रेट उतना क्या हो जाएगा फास्ट। ठीक, तो ऐसे भी डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम हो जाएगी उसका रेट क्या हो जाएगा उतना फास्ट हो जाएगा। तो क्या है ई की वैल्यू, जितनी कम रेट उतना फास्ट। 94, द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। बेटा जी अगर सबका हाइब्रिडाइजेशन समान हो, लोन पेयर समान हो, तो बोलते हैं हम लोग कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो जरा देखो सब चूंकि वही नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स दिए गए हैं, तो यहाँ सबका इन सब में अगर देखा जाए तो सबका हाइड्रेशन कहाँ है sp3, सब में लोन पेयर क्या है 1। तो अब क्या देखेंगे सेंट्रल एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिटी कम तो बॉन्ड एंगल कम। और पूछ भी रहे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज कम हो रहा है, किस सीक्वेंस से कम हो रहा है इसी सीक्वेंस कम हो रहा है। तो 94 का 1। 95 कह रहे हैं विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर किसी की होती है तो किसकी होती है क्लोरीन की, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर किसी की होती है तो किसकी होती है नियॉन की।
तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, रट्टा रटाया टाइप का क्वेश्चन है बेटा। 95 का फर्स्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए स्पीसीज इज दिस, ठीक, एंड इट्स एटॉमिक वेट इज दिस। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो तो आपको प्रोटॉन्स पता चल जाएंगे। तो आओ जरा जोड़ के देखा जाए। 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, और चूंकि +2 लगा है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा ना, तो 18 2 20 और 20 6 26। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या आ गया? एटॉमिक नंबर क्या आ गया? 26। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या आ गया? 26। और चूंकि एटॉमिक वेट कितना दिया? 56, तो 56 बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? 26। तो इसलिए न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएंगे? 56 में से 26 निकाल देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 30। विच आर फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल? बेटा जी पी ब्लॉक में जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यानी जो ग्रुप नंबर से 2 यूनिट कम होता है, वो बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल। तो अगर यहाँ हम लोग देखें तो कार्बन फैमिली की बात हो रही है बेटा, सबसे टॉप पे कौन होगा? कार्बन, उसके बाद कौन? सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, उसके बाद टिनो, सबसे नीचे कौन होगा? लेड। तो चूंकि कार्बन फैमिली में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा, कॉमन सा +4 जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, और +2 कौन सा है? इनर पेयर इफेक्ट वाला। तो ये इनर पेयर इफेक्ट डोमिनेट कब करता है? बिल्कुल लास्ट में छठे पीरियड में जाके डोमिनेट कर जाएगा। तो छठे पीरियड में कौन दिया गया है? लेड। तो इसका मतलब +2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कार्बन फैमिली में अगर किसी के लिए होगी तो किसके लिए हो जाएगी? लेड के लिए हो जाएगी। The set of quantum number is not applicable for an electrons in an atom H। देखो अगर n की कोई भी वैल्यू दी गई है तो L की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? 0 to n-1 तक, 0 to n-1 तक L की वैल्यू लेते हैं। तो अगर यहाँ n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू क्या है? 0 to 1-1 लेना है। तो n-1 अगर आप करोगे तो 1-1 0 हो ही गया, तो इसका मतलब यहाँ L की वैल्यू क्या? 1 तो हो ही नहीं सकती, केवल 0 हो सकती है। तो यही सेट आपको मिल गया। बाकी देखो अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0 हो सकती है, n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 0 और 1 दोनों हो सकती है ना। तो अच्छा, तो अगर आगे डिस्कस करने के बाद मतलब 98 की बात करें तो पहले ही हो गया कि अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू केवल और केवल क्या हो सकती है? 0। n के बराबर नहीं होती ना, n से क्या होती है? अगर नंबर की बात करें तो नंबर, लेकिन वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ठीक है, चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। Formation of a solution for 2 components can be considered as pure solvent, ठीक है, separated solvent molecule, अच्छा डेल्टा H1, pure solute डेल्टा H2, separated solvent and solute डेल्टा H3, solution so found will be। बेटा जी है क्या? हीट ऑफ सोल्यूशन की अगर बात करें तो जो सॉल्वेंट सॉल्यूट है उन सबका सम आपस में हीट ऑफ सोल्यूशन के बराबर होना चाहिए। ठीक, यानी अगर डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3 को जोड़ दें तो जो सोल्यूशन की हीट दी गई है, सोल्यूशन की हीट बराबर होगी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 एंड सो ऑन। तो देखो हीट ऑफ सोल्यूशन बराबर है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। सीधे सीधे क्वेश्चन है, इसमें कुछ थ्योरेटिकली क्वेश्चन समझो, इसमें कुछ न्यूमेरिकल या कैलकुलेशन वाली बातें नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच एक्वस सोल्यूशन हैज द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट? बेटा जी फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डेल्टा TF। ठीक, और अगर डेल्टा TF की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? I गुणे कंसंट्रेशन या I गुणे मोल्स। ठीक, और I क्या है भाई? बॉन्ड ऑफ फैक्टर है, पहले बॉन्ड ऑफ फैक्टर ही निकाल लो। NaCl है, NaCl है, इसके लिए अगर ये डिसॉल्व होगा, आयोनाइज करेगा तो कितने आयन दे देगा? 2। यह देखो कोवेलेंट है तो इसके लिए क्या ले लिया? नॉन आयोनाइजेबल कंडीशन आप दे रहे हो, कोवेलेंट तो क्या ले लिया? 1। यहाँ देखो Mgi2 है तो ये क्या मिल जाएगा? 3। और यहाँ फिर देखो ये क्या है? एक ये और एक ये, तो कितने आयन यहाँ मिल जाएंगे? 2। ठीक, अब आपको क्या देखना है कि I मल्टीप्लाइड बाई मोल्स, तो कर लो भैया। यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0.02। यहाँ अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें कोई चेंज होगा नहीं। यहाँ अगर 3 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.15। और यहाँ अगर 2 से कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा भैया? 5 दूनी 10, 0.1 आ जाएगा। तो अब देख लीजिए यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके है,
इस प्रोडक्ट के, तो इस प्रोडक्ट की वैल्यू जहाँ सबसे ज़्यादा हो जाएगी उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम आ जाएगा आपका। तो अच्छा ये देखो 0.02 आ रहा है, 0.005 आ रहा है, 0.015 आ रहा है और 0.01 आ रहा है। सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ आ गई, फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। तो चलिए बेटा, थैंक यू, और उम्मीद करते हैं कि 5 मई को आप नीट का पेपर फोड़ के आएंगे। तो ओके, बाय बाय। रिलैक्स होके बिल्कुल पेपर आपको देना है, स्ट्रेस नहीं लेना बेटा, क्योंकि स्ट्रेस लेने से सॉल्व तो कुछ नहीं होगा। हाँ, थोड़ी बहुत अगर गलतियां नहीं भी होनी होंगी तो हो जरूर जाएंगी, इसलिए रिलैक्स होके पेपर देना है और निश्चित रूप से पेपर अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा टेस्ट आप लोगों ने दिया है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।